वी टिपिकली रिप्लाई विद इन 2 से 4 घंटे में मतलब रिप्लाई देते हैं। तो लॉगिन कर लेंगे तो फिर आप चैटिंग भी कर सकेंगे कि अभी मुझे लेक्चर लेना है ये वगैरह वगैरह। अच्छा, इसमें बताने का मकसद ये था कि यार इसका ना पहले डिज़ाइन बना था, तो हम इस तरह करते हैं, पहले उसका डिज़ाइन बनाते हैं। ठीक है, डिज़ाइन मतलब एडोब एक्सडी में या फोटोशॉप में उसका पूरा डिज़ाइन बनता है, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। अब इसमें एक मुश्किल चीज़, अच्छा ये बनाई तो लड़कों ने, ये मैंने से इन्वाइट करा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ थी, ये एक टेस्टिमोनियल स्लाइडर है। ठीक है, ये इस तरह देखें चल रहा है, सेंटर वाली पिक्चर बड़ी आ रही है और बाकी दूसरी जो है वो छोटी आ रही है और वो ब्लैक एंड वाइट आ रही है। ये देखें, तो ये बनाना था, तो अब वो सब परेशान पूरा ऑफिस में, यार ये क्या करें कैसे बनाएं, और बोला यार उस भाई वो कोई लाइब्रेरी भी नहीं मिल रही, अब 2 दिन से हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो ये मैंने खुद बनाया कस्टम, मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करते हुए ये पूरा बनाया। तो बताने का मकसद ये है कि कोशिश ये की जाए कि यार जो चीज़ खुद बन रही हो ना, लाइब्रेरी के चक्कर में नहीं पड़े, वो खुद बना दें। अब बूटस्ट्रैप है, अब हम जान छुड़ाने के ना बूटस्ट्रैप का बटन लगा लेते हैं, जल्दी काम हो, जबकि बटन जो है ना 5 मिनट का काम भी नहीं है। बटन का टैग ओपन किया, क्लास दी, सीरीज में जाके बटन एडिट, क्लास में आपने स्टाइल दी, बटन बन गया। कोई इतना, बल्कि बूटस्ट्रैप से अच्छा ही बना लेंगे आप अगर खुद से बनाएंगे। तो आपको भी जो अपना हाथ सेट करना है ना, वो इसी तरह करना है कि यार ज़्यादातर जो चीज़ें ना कोशिश करें खुद बनाएं। अब जब बिल्कुल बन ही नहीं रही हो तो फिर आप लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना मुश्किल चीज़ है ना, ये वाकई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने कैसे बना दिया ये। जिसको भी दिखा रहा हूँ यार नहीं यार ये कोई लाइब्रेरी है, मैं भाई ढूंढ के दिखा दो लाइब्रेरी है तो। अच्छा, इसमें ये तो बन गया, चले इसमें रिस्पॉन्सिव भी देखना था। रिस्पॉन्सिव ये देखना था कि यार जब ये इस साइज का आए तो पिक्चर 1 हो जाए, पहले 2 आ रही थी, इस साइज का पिक्चर 1 हो जाए। ठीक है, अब भी चलेगा। थोड़ा सा और कम हो तो पिक्चर सिर्फ 1 हो जाए, अब भी चलना चाहिए। तो ये रिस्पॉन्सिव का भी ख्याल रखना है और पूरा स्लाइडर जो बनाना भी। तो ये पूरा का पूरा कस्टम बना हुआ है, कोई इसमें लाइब्रेरी यूज नहीं होगी। थोड़ी सी बार एनिमेशन वगैरह लगेगी सीरीज की। तो यही मतलब आप लोगों को करना है कि कोशिश ये करनी है कि जो चीज़ खुद से बन रही है ना, तो कभी भी लाइब्रेरी पे नहीं जाना, बना दें। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। रिएक्ट की वेबसाइट पे हम आ गए, यानी कि साइड में आ गए। यहाँ पे ऑप्शन था क्रिएट अ न्यू रिएक्ट है, इस पे आ गए। थोड़ा सा हम नीचे आए तो यहाँ पे ये कमांड दे रहा है नया प्रोजेक्ट क्रिएट करने की, npx create react app my app। अच्छा, npx से क्यों बना रहे हैं? क्योंकि अभी न्यू फीचर आया है npm का, मतलब अगर npx से हम नहीं बनाते तो होता ये, कोई घर वर से ज्वाइन तो नहीं कर रहा तो सारे लोग आ गए। तो अच्छा, पहले क्या था कि npx नहीं था। अब जैसे फायरबेस हम यूज करते थे तो npm i-g firebase -tools करके इंस्टॉल करा और उसके बाद फायरबेस की सर्विसेज जो है वो हमने यूज की, ऐसा ही था। तो हर चीज इसी तरह यूज करते थे। अब मुझे रिएक्ट की सर्विसेज यूज करनी है, मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ और करना है, तो मैं क्या करता, npm i-g create react app, ये ग्लोबली मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता। और उसके बाद जब मैं इससे कोई ऐप बनाता तो मैं npx से लिखता, मैं डायरेक्ट लिखता क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप। ये जब हुआ कि जब मैंने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया। अब npx का फीचर क्या आ गया कि आप इसको इंस्टॉल करे बगैर यूज कर सकते हैं, कि आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल भी नहीं करना पड़ता और आप इसकी जो सर्विस है वो यूज कर लें। तो ये एक फायदा है। इसका दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा क्या है कि हमेशा अपडेटेड वर्जन आपका चलेगा। npx से आप जब बनाएंगे ना तो क्रिएट रिएक्ट ऐप में भी वर्जन्स आते हैं। आप क्रिएट रिएक्ट ऐप npm लिख के सर्च करेंगे ना तो इसके भी वर्जन्स होते हैं और दिन ब दिन ये अपडेट भी होते रहते हैं। तो जब npx से आप बनाएंगे तो हमेशा अपडेटेड वर्जन ही आपके पास बनेगा। और अगर आप इसको एक बार इंस्टॉल कर लेंगे npm i-g क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो वो करंट वर्जन जो होगा आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा और उसके बाद जो है फिर वही वर्जन रहेगा।
और अपडेट करना होगा तो फिर आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो npx का ये फायदा है कि अपडेटेड भी है और बगैर डाउनलोड करें इंस्टॉल करें इसको हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये कमांड कॉपी की। अच्छा, सबसे पहले तो आपने फोल्डर बनाना है। अच्छा, कोशिश करा करें यहाँ पे या घर पे कहीं पर भी जो भी आपका सिस्टम है डेस्कटॉप पे काम नहीं करा करें, कोशिश करा करें यार। ठीक है भाई, इस फोल्डर के अंदर आप सारा काम करें किसी ना किसी ड्राइव के अंदर। डेस्कटॉप पे करते ना तो वहां पे थोड़े इश्यूज आ रहे थे। किसी का डेस्कटॉप पे मतलब यूजर का पाथ सेट नहीं होता, काफी मसले होते हैं डेस्कटॉप पे करने से ना, तो स्पेस खाली नहीं होती। ठीक है, तो कोशिश करा करें ड्राइव में करें। फिर अच्छा, आप कभी भी कोई विंडोज करें तो कुछ चीजें इसमें हमें देखनी होती है। हमेशा कोशिश करा करें यार एक ही ड्राइव बने, ज़्यादा अलग अलग ना बने। ई बी सी इतनी सारी बना देना लोग, तो कोई जरूरत नहीं होती इसकी, फायदा भी नहीं है। बेहतर ये होता है कि एक ही ड्राइव बनाए, एक सी बना दें जिसको अच्छी खासी मेमोरी आपने दे दी, दूसरी बाकी जितनी भी मेमोरी बची वो आपने एक ड्राइव बना दी। अच्छा, दूसरा ये कि जब आप विंडोज करें, विंडोज में कभी भी स्पेस वाला नाम नहीं रखा करें। अब जैसे मेरा नाम पूरा गौस अहमद है ना, अब मैं विंडोज कर रहा हूँ, यूजर नेम पूछेगा, मैं गौस अहमद लिख दूंगा, तो ऐसा नहीं करें। गौस अहमद के बीच में स्पेस आ रहा है, मैं क्या करूंगा, सिर्फ गौस लिख के बना दूंगा या गौस अहमद दोनों मिला के लिखूंगा, बीच में स्पेस ना है। अच्छा, इससे मसला कुछ नहीं आएगा आगे जाके, लेकिन अभी भी रिएक्ट में भी और रिएक्ट नेटिव में भी कभी कभार ना कुछ चीजों का मसला आ जाता है कि स्पेस की वजह से उसको बात नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो इस चीज का ख्याल आपको रखना है कि कभी भी विंडोज करें या मेरे लैपटॉप को ही बता दें, कभी भी लैपटॉप लेने जाएं तो कौन सा लेना है, कैसा लेना है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। तो फोल्डर में आ गया, मैं रेक में आ गया, यहाँ पे CMD ओपन कर दिया था। लाइट भी बंद कर दें यार, ये ना सो जाए ना, कोई सही है मेरे ख्याल। मैं सो गया तो फिर, तो अब हम कमांड चला देते हैं npx। अच्छा, ये कमांड भूलने वाली नहीं है, कौन सा इतना मुश्किल है, अगर आप लिखे भी नहीं npx create react app और प्रोजेक्ट का नाम, बहुत ही आसान कमांड है, कोई इसमें भूलने वाली चीज नहीं है। तो कमांड चला देते हैं। अच्छा, इसमें कुछ बड़े एरर्स भी होते हैं, npm registry करके कुछ एरर होता है। ठीक है, mkdir करके कुछ एरर होता है, क्या डायरेक्टरी का कोई मसला है। ठीक है, पैकेज का कोई एरर होता है। ठीक है, ये सारे एरर आते हैं नोड की वजह से, नोड का वर्जन सही नहीं होता। ठीक है, या सिस्टम की कोई कॉन्फ़िगरेशन, या सिस्टम में कोई वायरस वगैरह या कोई प्रॉक्सी वगैरह लगी हुई है, तो ये एरर इस वजह से आ सकते हैं। अच्छा, अब से हमारा जितना भी काम होगा ना वो सारा CMD पर होता है, तो थोड़ा हमें इसका भी आइडिया होना चाहिए यार कि कमांड लाइन टूल किस तरह यूज होता है, इसमें एरर्स किस तरह पता चलते हैं। अच्छा, ये पता है इसको रोकते कैसे हैं? एक दफा मैंने npm स्टार्ट कर दिया, अब CMD जो चल रहा है ना सर्वर, इसको रोकना है, स्टॉप करना है, Ctrl+C प्रेस करते हैं। तो ये नॉर्मल चीज है कंप्यूटर की जो पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, अब बच्चे तो है नहीं, मैं सारी चीजें बताऊंगा। टर्मिनल तो है, कोड के अंदर करें, वहाँ भी रोकने के लिए Ctrl+C, वहाँ भी चलता है। VS कोड में भी टर्मिनल होते हैं ना जो, उसमें भी आप चला सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये होता है कि AC में चलाएं वाले टर्मिनल में, क्योंकि आराम से यहाँ पे एरर्स वगैरह जो भी है सारी चीज़ें पता चल जाती है, वार्निंग्स भी आती हैं इसमें, हर चीज़ आती है। ठीक है भाई, देखिए अब मैं प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो प्रोजेक्ट में ये 3 चीज़ें 4-5 चीज़ें बना रहा है, रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को, हाँ इंटरनेट का भी देखें मसला आ जाता है, तो घर पे भी ना कम से कम आजकल सभी के पास 10 MB तो होता है, सेम भी है, तो 20 MB है, 10 तो मिनिमम होगा भी। चलेगी कैसे, जो क्लिप होते हैं वे चलेगा कैसे, तो ना भाई पैंट पे कोई बनती है, एक बंदे ने बताया, फिर किस पे बनती है, तो फिर उसने नाम बताया HTML का बनती है, उसने भी सिर्फ HTML बताया, तो इतना नहीं पता हो, तो मेरा यार ट्राई करेंगे कभी HTML में पढ़ के। और फिर इंटरनेट क्यों लगाया था, इंटरनेट इस वजह से लगाया था कि फेसबुक चला सके, फेसबुक की आईडी बनाएंगे और फिर फेसबुक के लिए।
सही में हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब प्रोजेक्ट जो है हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, सारी चीजें प्रॉपर आ गई हैं। अब क्या करना है हमें सीडी। अच्छा ये भी चीज देख लिया करें, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, आप लोग क्या करते हैं यहीं पर ही एनपीएम स्टार्ट करेंगे ना अगर, तो देखें एरर कौन सा आएगा। ये एरर तो नहीं आया किसी के पास? अच्छा ये क्या बोल रहा है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी package.json। क्या यहाँ पे package.json की कोई फाइल नहीं कि जब भी हम npm करके कुछ टारगेट करते हैं ना, तो ये डायरेक्ट package.json की फाइल को टारगेट करता है। अब इसको इस फोल्डर में package.json मिले नहीं, क्योंकि ये गलत जगह पे हमने चलाई कमांड। तो ये बोल भी रहा है कि पहले आपको cd myApp पे जाना है। अच्छा myApp नाम रखना जरूरी तो नहीं है, कोई ये तो नहीं समझ रहा हूँ। जो भी आपका प्रोजेक्ट है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं आपने, ई कॉमर्स नाम रख दिया, कुछ और बना रहे हैं आपने वो नाम रख दिया, ठीक है। तो मैं myApp पे आ जाता हूँ, सबसे पहले तो इसको VS Code को ओपन कर लेता हूँ। सही में प्रोजेक्टर को हम यहाँ फ्रीज कर देते हैं, व्हाइट पे थोड़ी सी रोशनी हो रही है ना, तो बाकी जूम पे देख लेते हैं। यहाँ फ्रीज कर देते हैं, इसको रोक दें। अच्छा भाई, तो ये कोड हमारे पास आ गया। अच्छा VS कोड भी काफी अपडेट होता जा रहा है, देखिए आइकन कितने अच्छे बना दिए। आपने अपडेट नहीं किया होगा, हाँ एक्सटेंशन भी हो सकती है, लेकिन ये वैसे VS कोड के भी फीचर होते हैं ना। JS की फाइल को देखें आप, टेस्ट की फाइल को देखें, क्या टेस्ट वाली जो लैब वाली जो होती है ना, टेस्ट वाली, वो दिखा रहा है। अच्छा JS की फाइल में JS का लोगो दिखा रहा है, SVG की फाइल में SVG का लोगो दिखा रहा है, CS की फाइल में CS का लोगो दिखा रहा है। अच्छा इसमें से नोड मॉड्यूल्स पता चल गया किस लिए होते हैं, डिलीट कर दूं अगर वापस आ जाएंगे, जबरदस्त हो गया। अच्छा पब्लिक का फोल्डर में क्या क्या होता है, अच्छा ये कुछ आइकन होते हैं, ये अगर मैं डिलीट भी कर दूं ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा इसमें जो एक आइकन होता है आपने देखा होगा हेडर में, मैंने आपको लगाना भी बताया था कैसे लगता है, जो टाइटल मतलब हेड के अंदर जो आता है आइकन, याद है बताया था भाई, खुद ने लगाया था, चलो पता तो है ना। अच्छा ये इमेजेस है, ये भी अगर डिलीट कर दे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये रिएक्ट की इमेजेस है। अच्छा इसमें एक फाइल होती है मैनिफेस्ट, ये किस लिए बताई थी मैंने, ये फाइल किस काम आती है। अच्छा PWA जब बनाते हैं ना किसी वेबसाइट की, तो उसमें भी ये फाइल होती है, ठीक है। ये क्या है, ये वेबसाइट की इंफॉर्मेशन मतलब सारी इसमें होती है, क्या नाम क्या है, ठीक है। इसमें जब ये मोबाइल में डाउनलोड होगी तो इसके आइकन्स कौन कौन से होंगे, जब ये डेस्कटॉप पे डाउनलोड होगी तो इसके आइकन्स का साइज क्या होगा, तो सारी मतलब इंफॉर्मेशन है। robots.txt इसका भी कोई ज्यादा काम नहीं होगा, डिलीट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं आएगा। अच्छा ये रिएक्ट ने किसी ना किसी चीज की नहीं बनाई हुई होगी कि इसमें कोई फॉन्ट वगैरह कोई काम करना हो, ठीक है। वैसे हमारे किसी काम की नहीं है ये वाली फाइल, तो अगर इसको उड़ा भी देना कोई मसला नहीं है। जैसे package.log जैसा नहीं, खुद बन जाती है, इसमें लॉग्स आ रहे होते हैं सारे। अच्छा इसमें क्या होता है पता है, package.log.json में मैंने शायद बताया था या नहीं बताया था, नहीं बताया था। अच्छा होता ये है कि package.json हम करते हैं, जो भी मॉड्यूल हम इंस्टॉल करते हैं, मैंने रेक इंस्टॉल करा, रेक इंस्टॉल हो गया, package.json का उसका वर्जन आ गया। मैंने फायरबेस इंस्टॉल करके आपको दिखाया था, npm इंस्टॉल फायरबेस करा, फायरबेस का यहाँ पे वर्जन आया, और फायरबेस के जो भी पैकेजेस वगैरह थे वो किस फोल्डर में चले गए, नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में। सही भाई, नोड मॉड्यूल्स में चले गए। अच्छा packagelog.json, अच्छा वैसे तो ये फाइल कोई काम की नहीं, लेकिन इसके बारे में ना पता होना चाहिए कि ये फाइल है किस लिए। अब होता ये है कि अगर मैं रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करूं, इसमें बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल होकर चलती है, बता दूंगा अभी मैं कैसे चलती है। अब मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की, तो बूटस्ट्रैप भी एक लाइब्रेरी है, ऐसा ही, और फायरबेस भी एक लाइब्रेरी है। अब ये बूटस्ट्रैप और फायरबेस ये भी अपने पास कुछ लाइब्रेरीज यूज करती हैं। अब जैसे रिएक्ट का एक लाइब्रेरी है, और रिएक्ट के अंदर हम दूसरी लाइब्रेरीज भी यूज कर रहे हैं, इसी तरह बूटस्ट्रैप लाइब्रेरी है, और बूटस्ट्रैप भी अपने अंदर मतलब प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं। तो जब हम बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे
तो यहाँ पे जो है वर्जन लिखा हुआ आ जाएगा कि भाई बूटस्ट्रैप का ये वाला वर्जन हमने इंस्टॉल किया। अच्छा, बूटस्ट्रैप के अंदर जो लाइब्रेरीज होंगी, मतलब बूटस्ट्रैप ने क्या क्या यूज किया है, उनके बारे में जो डिटेल है वो पैकेज log.json में आती है। सही, यहाँ पे जब मतलब जब हम बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करते हैं, करके दिखाता हूँ मैं कोई चीज इंस्टॉल आपको। npm i bootstrap, ठीक है भाई, bootstrap। अरे स्पेलिंग गलत लिख दी, गलत भी लिख दिया मैंने। अच्छा देखिए, स्पेलिंग गलत होती है तो भी एरर आता है, नो वैलिड वर्जन अवेलेबल फॉर bootstrap। इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉल हो गया, पैकेजेस ऐड दिखा रहा है। मैंने सबसे पहले package.json में आके देखा तो bootstrap का वर्जन आ रहा है 5.1.1, इसने इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, वर्जन चेंज भी कर सकते हैं हम, ये भी बताऊंगा अभी कि वर्जन किस तरह चेंज होता है। बूटस्ट्रैप का जब मुझे 4 यूज करना है तो मैं कैसे करूंगा। अच्छा बताते हैं, इससे पहले पैकेज log.json में आया, यहाँ पे मैंने सर्च किया बूटस्ट्रैप, ठीक है, बूटस्ट्रैप का वर्जन बता दिया और बूटस्ट्रैप की इसने चीजें बता दी, क्या इसका वर्जन ये, और इसमें npm की वाले रजिस्ट्री चल रही है, और इसमें मतलब इस पैकेज के बारे में पूरी डिटेल आ गई। अब इसने कोई तीसरा पैकेज यूज नहीं किया, इसके बारे में वो आया नहीं। अगर ये यूज कर रहा होता उसकी भी डिटेल आती, क्या बूटस्ट्रैप ने ये चीजें यूज की हैं, उनकी डिटेल्स की हैं। तो इसमें क्या होता है पैकेज लॉग की फाइल में कि जो पैकेज हम जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल इसके अंदर होती है। क्लियर है? अच्छा, ये मैं डिलीट भी कर दूं तो कोई मसला नहीं होता, डिलीट कर दी। अब जब मैं कोई नया पैकेज इंस्टॉल करूंगा ये फाइल दोबारा बन जाएगी, दोबारा आ जाएगी, दोबारा डिलीट कर दें कोई मसला नहीं, या रहने दें, डिलीट ना करें, इसको ऐसे ही रहने दें तो कोई मसला नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंट फाइल नहीं है। अच्छा, डॉट गेट इग्नोर की फाइल पता है ये किस लिए है? वो चीजें जो गिटहब पे नहीं भेजनी वो इसमें हम ऐड कर दें। अच्छा, इसमें कुछ रिएक्ट की तरफ से ऐड हुई भी आती हैं और यही रहने देते हैं हम, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हमें ना भेजना हो। कुछ चीजें बनाते भी हैं, अब जैसे फायरबेस इंपॉर्टेंट चीज है ना, फायरबेस गिटहब पे अगर पब्लिक भेज दिया तो कोई भी फायरबेस कॉपी करे और डेटा हमारा हैक कर ले, तो फायरबेस की जब हम फाइल बनाएंगे अभी आगे तो वो हम इसमें दे सकते हैं कि यार ये गिटहब पे ना जाए, ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। अच्छा, src रीड भी पता है, readme.md इसलिए गिटहब पे जो सारी इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि यार इस ऐप में क्या क्या है, किस तरह ये रन होगी, इसके डेमो का लिंक क्या है। अच्छा, ये कौन से लैंग्वेज है? ये गिटहब की लैंग्वेज होती है मार्कडाउन, ठीक है, ये आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ये भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आ गया src के फोल्डर में। अब इसमें css की फाइल है, app.js की फाइल है जो मेन फाइल है, इसके अलावा टेस्ट हमने बोला था कि आगे देखेंगे, index.css की फाइल है, index.js की फाइल है। index.js से ही मेन काम शुरू हो रहा है हमारा, मतलब index.js में import react हो रहा है, import react DOM हो रहा है और बाकी css की फाइल और ऐप का कंपोनेंट आ रहा है। तो इसमें react DOM का एक मेथड है react DOM.render, ये आपसे 2 आर्गुमेंट लेता है। पहले में ये पूछता है कि यार कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराना है, दूसरे में ये पूछता है कि कहाँ पे रेंडर कराना है। अच्छा, इसमें हम कुछ नहीं देते, ये पहले से रिएक्ट में ऐड किया हुआ होता है, तो हम अपना जो काम स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, ऐप की फाइल से। क्लियर है? अच्छा, बाकी इसमें रिपोर्ट वेब वाइटल, इसका भी हमारा कोई काम नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया था कि किस लिए होता है, ठीक है भाई। तो app.js में आ गया, मैंने साइज हटाई, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड तो हमने कर लिया था ना, दोबारा देख लेते हैं एक दफा करके। app.js में और इंडेक्स में क्या फर्क है? देखिए, इंडेक्स की जो फाइल है ना वो सबसे मेन फाइल है, मतलब मैं देखिए बना तो यहाँ पे भी सकता हूँ कंपोनेंट, मैंने ऊपर यहाँ पे कंपोनेंट बनाया फंक्शन ऐप और डायरेक्टली दे दिया, ठीक है। इससे बेहतर ये था कि मैंने इस कंपोनेंट को अलग फाइल में बना लिया ताकि कोड ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, समझने में आसानी हो। क्लियर है? बाकी अभी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते हैं तो ये चीज आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरह अलग फाइल में कोई कंपोनेंट बनाते हैं और इसको एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, अभी पहले कंपोनेंट पे इतना फोकस नहीं रखें, अभी समझे क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया, इसको समझ लें कि यार ये
नॉर्मल फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। फू मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे फू, ठीक है भाई। अब मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया इस फाइल में फू, और मैंने इसको यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया फू। अब मैं इसको कहीं पर भी पूरे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज कर सकता हूँ, मैं उस फाइल में जाऊंगा किसी भी जहाँ पे मुझे यूज करना होगा। अच्छा सबसे पहले तो यहाँ पे क्योंकि एरर आएगा, मैंने ऐप वहां से हटा दिया, तो मैं यहाँ पे ये कमेंट कर देता हूँ और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ react.create_element। अच्छा पीछे यही काम हो रहा होता है। यस सर। क्या है जरा बताते हैं इसके बारे में बताते हैं। npm start सही भाई, इससे जो है हमारा प्रोजेक्ट वो स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, स्ट्रिक्ट मोड लगा हुआ था ना। स्ट्रिक्ट मोड ही होता है ना कि मतलब वो से दिखता है। इसके बारे में बताएंगे आगे आगे, ठीक है भाई। हेलो आ गया। अच्छा पीछे यही हो रहा होता है, जितने भी हम कंपोनेंट वगैरह बनाते हैं ना, तो रिएक्ट जो हमारा कोड है वो इस क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट करता है और शो कराता है। तो अभी इसको छोड़े, अभी मैं क्या देख रहा था, मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया app.js की फाइल में। फंक्शन का नाम पूरा रख दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, मतलब इसको इस फाइल से एक्सपोर्ट कर दिया। अच्छा ये भी एक्सपोर्ट जो है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, ये ES6 का फीचर है, ठीक है। ES6 के हमने काफी ज्यादा फीचर पढ़े थे, एरो फंक्शन है और फिर स्प्रेड ऑपरेटर है, काफी पढ़े थे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ES6 के फीचर में आता है। अच्छा ये उस टाइम पे क्यों नहीं पढ़ा, क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं पढ़ा? इसीलिए पढ़ाया क्योंकि ये जो है ना, ये लोकल नहीं चलता, मतलब लोकल फाइल्स में नहीं चलता। जैसा कि रिएक्ट में कुछ चीज हमने ऐसे देखी थी जो सर्वर पे ही चलती है। क्या ऐसा देखा था यार, जब कोई एपीआई कॉल कर रहे थे हम यार, तो उसके लिए सर्वर चाहिए था, वेब सर्वर। तो हम क्रोम का वेब सर्वर इंस्टॉल करते थे, उसके बाद फिर वो चीज रन होती थी। तो इसी तरह कुछ चीजें होती है जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इसके लिए भी सर्वर चाहिए होता है। तो रिएक्ट जो है वो पूरा चलता ही सर्वर पे, देखिए ना लोकल होस्ट 3000 पे ही चल रहा है, तो इसका मतलब रिएक्ट जो है वो डायरेक्ट सर्वर पे ही चल रहा है। तो इस वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो रिएक्ट में आगे क्लियर होता है। फंक्शन बना लिया, यहाँ पे मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, सिंपल जावा स्क्रिप्ट है, कुछ भी नहीं है, सही है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि यहाँ से सिर्फ डिफॉल्ट के ऊपर यही वाला फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी कंपोनेंट की बात नहीं कर रहा, जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की बात कर रहा हूँ। अच्छा डिफॉल्ट का मतलब ये है कि इस फाइल से सिर्फ यही कंपोनेंट फंक्शन एक्सपोर्ट हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं index.js में आया। अब एक्सपोर्ट कराने के बाद इंपोर्ट कैसे होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट और जो भी फंक्शन का नाम था वो लिख दूंगा, और फ्रॉम के अंदर मैं इसको बता दूंगा कि कहां से करना है। तो कहां पे बनाया था मैंने, पाथ देना है मुझे ./app, ठीक है भाई। अच्छा इसमें जो पाथ है ना, HTML में तो इस तरह भी चल जाता कि आप डायरेक्ट ऐप लिख देते क्योंकि दोनों सेम लेवल पे, लेकिन रिएक्ट में फाइल से भी बाहर आने के लिए ./ लगाने की जरूरत होती है। HTML में क्या था कि सिर्फ फोल्डर से बाहर आने के लिए $/ लगा देते हैं, आप याद है, और फाइल से बाहर आने के लिए कुछ नहीं लगाते थे, डायरेक्ट फाइल का नाम जैसे मैंने दिया है ऐप। अच्छा .js लिखना भी नहीं पड़ता इसमें, .js आप डायरेक्ट ऐप लिख देते हैं, बस फाइल से बाहर आने के लिए ./ आप यूज करते हैं। क्लियर है? इंपोर्ट हो गया, मैंने क्या करा, बस डायरेक्ट इस फाइल में फंक्शन कॉल कर दिया। चेक करते हैं क्या रिजल्ट आया। आ गया हेलो, 2 बार कॉल कर दूं, 2 बार हेलो आ गया। क्लियर है? क्या करा मैंने अभी,
फिर एक फंक्शन बनाया और उसको एक्सपोर्ट करा दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चले एक बार कॉल कर दिया फू, और ये फू वाला फंक्शन कहाँ बना हुआ है? अच्छा, ये इंपोर्ट करते हैं ना, कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करके भी हम इस पे जा सकते हैं। मैं ऐप में बनाया। अब मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ, माय फंक्शंस। सही भाई, इसमें मैंने एक फाइल बनाया या फंक्शंस या फंक्शन या गेट डेटा का फंक्शन इसमें बना रहा हूँ, सिर्फ गेट डेटा डॉट जेएस। तो इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन गेट डेटा। इस फंक्शन का काम होगा कि डेटा गेट करके लाना। ठीक है भाई, रिटर्न में मैंने इसको डेटा दे दिया। ये रहा डेटा। सही है भाई, और यहां से मैंने इसको क्या कर देना है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट गेट डेटा। क्लियर है? अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है फू के अंदर। क्या करूं? हाँ भाई, सबको जवाब देना है। क्या करूं? इंपोर्ट करूं? कैसे होगा? अच्छा, अभी हम रिएक्ट नहीं देख रहे, अभी सिर्फ हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट स्टेटमेंट समझ रहे हैं। यार इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह वर्क करता है ये समझ में आएगा तो फिर कंपोनेंट पे जाएंगे। अभी सिर्फ जावास्क्रिप्ट के फंक्शन लिख रहा हूं मैं, और कुछ भी नहीं है। मैंने इंपोर्ट करा, फंक्शन का नाम दिया। अच्छा, नाम अगर गलत भी हो जाएगा ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा वहां से कोई चीज और एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही। तो नाम अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भी चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बाद क्या बनेगा इसका? डॉट स्लैश या डबल डॉट स्लैश? डबल डॉट। डबल डॉट क्यों आएगा भाई? सिंगल डॉट आएगा। ठीक है, अब किस में जाना है? देखिए सजेशंस आ जाती हैं यहाँ पे, इंटेलिजेंस। हमने माय फंक्शन लिया, स्लैश लगाया, गेट डेटा दे दिया। क्लियर है? अच्छा, कंसोल में मुझे करना ये कि गेट डेटा से जो डेटा रिटर्न हो रहा है ना वो कंसोल कराना है। तो मैंने कहा गेट डेटा और कॉल कर दिया। आ जाएगा भाई? ये रहा डेटा, आ गया। कोई इसमें मसला तो नहीं है? अच्छा, रिफ्रेश वैसे कर रहे हैं क्योंकि हम फंक्शंस पे काम कर रहे हैं ना, कोई यूआई वगैरह नहीं है यहाँ पे, डॉम का कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, इस वजह से हमें दोबारा रीलोड करना पड़ रहा है। क्लियर है भाई? ये किस तरह चल रहा है कंसोल? अच्छा, एक और मैं कोई बना लेता हूँ। हाँ, नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसके लिए सर्वर रिक्वायर्ड होता है कि लोकल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं चलता। अच्छा, अगर आप जेएस की बात करें ना तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जगह ES5 का एक फीचर होता है रिक्वायर। अगर कहीं पे देखा हो, रिक्वायर करके हम करते हैं, और रिक्वायर का अपडेटेड वर्जन है इंपोर्ट। जैसे ES5 में कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, ES6 में क्लास आ गया। इस तरह ES5 में रिक्वायर हुआ करता था, ES6 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ गया। सेट डेटा का मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे फंक्शन बन गए। फाइल बनाने के बाद मैंने कहा सेट डेटा। सही भाई, नॉर्मल फंक्शन है। और क्या चलाएं? इसके अंदर फू चला दें तो गड़बड़ नहीं है कि फू यहाँ पे बना हुआ है। हाँ, ये भी कर सकते हैं। फू अभी मैंने कहाँ पे? यहाँ पे चलाया हुआ मेन पे, क्योंकि सबसे पहले ये फाइल चलती है। अगर मैं यहाँ फू को नहीं चलाऊंगा तो कोई कुछ भी नहीं चलेगा। कि सबसे पहली जो फाइल चल रही है ना, जो रन हो रही है, वो index.js है। मतलब जैसे मैंने एनपी में स्टार्ट लिखा, index.js की फाइल रन हुई, और इसमें मैंने फू कॉल करा है। अगर मैं यहाँ से फू हटा दूंगा तो फू वाली जो फाइल है वो चलेगी नहीं, क्योंकि मेन फाइल कौन सी? ये। ठीक है, अब मैंने सेट डेटा का फंक्शन बनाया। यहाँ पे सिर्फ मैंने कंसोल कर दिया, console.log डेटा सेट ईवीनो होता है, ईवीओ। मेहमान नहीं है वो, थोड़े बैठ के ना थोड़ी सी आदत है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सेट डेटा, वो कहाँ से होगा? सेट डेटा मैंने एक्सपोर्ट कर दिया। ये कौन आया? स्टूडेंट पीसी। अभी ख्याल है app.js में आया, इंपोर्ट करा सेट डेटा फ्रॉम
डॉट स्लैश माय फंक्शंस सेट डेटा। अच्छा फू के अंदर मैं पहले कॉल कर देता हूँ सेट डेटा और इसको कॉल कर दिया। सही भाई, देखते हैं अब क्या हो रहा है। रीलोड करा, डेटा सेट टीवीओ और ये रहा डेटा। क्लियर है भाई? मतलब एक फाइल में फंक्शन बन रहा है, दूसरी फाइल में फंक्शन इंपोर्ट होके यूज हो रहा है, कॉल हो रहा है। तो इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को? क्लियर है? अच्छा अब एक्सपोर्ट की एक और चीज बताता हूँ। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता है, अभी मैंने गेट डेटा और सेट डेटा अलग अलग फाइल में बनाए हैं। मैं ये दोनों फाइलों को डिलीट कर रहा हूँ। माय फंक्शंस के अंदर मैंने एक फाइल बनाई index.js और इसी फाइल के अंदर मैंने सेट डेटा भी बना दिया और इसी फाइल के अंदर मैंने गेट डेटा भी बना दिया। अच्छा ये जो दो बनाए, मिसाल के तौर पे मैंने इसमें 10 फंक्शन बना दिए, 20 बना दिए, 30 बना दिए, जितने दिल चाहे इसमें मैंने फंक्शन बना दिए फाइल में। सेट डेटा में मैंने console.log सेट डेटा कर दिया और गेट डेटा में मैंने रिटर्न करवा दिया डेटा को। सही भाई? एग्जाम्पल है। अब मुझे क्या करना है, एक फाइल में दो फंक्शन है या दो से ज्यादा है। अच्छा अगर एक ही होता है ना तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज करते हैं, एक ही एक्सपोर्ट हो रहा है। अब एक से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं सिर्फ एक्सपोर्ट और यहाँ पे हम बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट। ठीक है भाई? कर्ली ब्रैकेट बनाने के बाद जिस तरह ऑब्जेक्ट बनते हैं ना इस तरह, अब जैसे मैंने सेट डेटा दे दिया, ये एक्सपोर्ट हो गया, कॉमा डाल के गेट डेटा दे दिया, ये एक्सपोर्ट हो गया। इस तरह 10 20 जितने भी फंक्शन होंगे सारे में एक्सपोर्ट के अंदर रख के सारे एक्सपोर्ट कर दूंगा। क्लियर है? अच्छा अब ये इंपोर्ट कैसे होंगे? अब ये देखिए यहाँ पे दोनों अलग अलग लाइन हो रहा है ना। अब मैं ये क्या करूंगा, यहाँ इसको मैंने कट किया, UI लाइन रिमूव की और दोनों को मैंने इंपोर्ट किया। अच्छा इंडेक्स नाम हो ना फाइल का तो पूरा नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये चीज भी देख ले कि फाइल का नाम है माय फंक्शन के अंदर इंडेक्स। मैं माय फंक्शन को भी अगर सिर्फ टारगेट करूंगा, इंडेक्स को टारगेट हो जाती है। अच्छा इसी वजह से कहा जाता है कि सबसे मेन फाइल आप index.html के नाम के रखते हैं। इसी तरह index.js में भी यही होता है कि सर्वर पे अगर index.js की फाइल होती है तो सबसे पहले इंडेक्स की फाइल टारगेट होती है। तो यहाँ पे मैं माय फंक्शन के बाद इंडेक्स का नाम दे दूं या ना दो, कोई मसला नहीं है। क्लियर है? अच्छा अब इंपोर्ट कैसे होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इंपोर्ट नहीं करना, मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाना है, गेट डेटा इंपोर्ट करा, कॉमा दिया और सेट डेटा इंपोर्ट कर लिया। क्लियर है भाई? और दोनों अब इसी तरह चलेंगे। पहले क्या हो रहा था, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रहा था, अब क्या हो गया, मल्टीपल फंक्शन एक ही फाइल से एक्सपोर्ट हो गए और उनको मैंने यूज कर लिया। इसमें कोई मसला तो नहीं? अच्छा जल्दी से आप थोड़ा सा काम ना ये करके देखें। काफी सारे अलग अलग फंक्शन बनाए, इंपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करें। जल्दी जल्दी इसको यूज करके देखें और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई? अब आप देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेलो रेंडर हो रहा है। अब रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट जिस तरह चल रहा है ना पीछे, वो रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कर करके चलता है। अब मैं यहाँ पे अगर एक और एलिमेंट बनाना चाहूंगा तो नीचे एक और लाइन में इस तरह लिख दूंगा, क्रिएट एलिमेंट कर करके मैं सारी चीजें लिख दूंगा। लेकिन ये जो है ना ये ओल्ड तरीका है। वही अब हम क्या करते हैं, रिएक्ट ने पहले हमें क्या बोला, आप क्लास बनाओ, क्लास ने मुझे एचटीएमएल लिख के दो, मैं उस एचटीएमएल को रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा। रिएक्ट ने बोला, फिर क्लास हटा के रिएक्ट ने फंक्शन लिया, रिएक्ट बोला एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन में रिटर्न के अंदर मुझे एचटीएमएल लिख के दो, मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगा क्रिएट एलिमेंट में। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब रिएक्ट ने जो बात बोली कि भाई एक फंक्शन बनाओ, आदिल जूम कर ले। अच्छा अब फंक्शन जो अभी हमने बनाया ये जावास्क्रिप्ट वाले थे, नीचे नीचे, अब हम फंक्शन रिएक्ट वाला बना रहे हैं। अच्छा रिएक्ट वाला जो फंक्शन है वो कहलाता है कंपोनेंट। क्या कहलाता है? कंपोनेंट। कंपोनेंट के नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होना चाहिए। अगर मैंने किसी का स्मॉल देख लिया तो फिर सोच लेगा, मुझे पता है अभी भी स्मॉल करेंगे, बोलने के आवाज नहीं यार करते हैं यार, क्यों, जबकि इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है।
मैंने एक दफा बता दिया। अब जो भी फंक्शन बनेगा, जो भी कंपोनेंट बनेगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। कैपिटल होगा। ठीक है, अब ये बात अगर कोई भूला तो मैं सब भुला दूंगा उसको। अच्छा, रिएक्ट ने क्या बोला कि भाई नॉर्मल एक फंक्शन बनाओ और उसके अंदर रिटर्न करके मुझे क्या दे दो, HTML। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखनी है कि जब आप कंपोनेंट के अंदर रिटर्न लगाते हैं और रिटर्न के अंदर मल्टीपल एलिमेंट रिटर्न नहीं हो सकते। जैसा कि मैं इस तरह दो बार, अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज है, जरा फोकस रखिएगा, मैं इस तरह दो बार अलग अलग H1 रख के रिटर्न नहीं करवा सकता। इस तरह मैं नहीं करवा सकता। आपने देखें होगा क्या, मैंने एक्सपोर्ट करा, हम कर रहे थे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। ठीक है भाई, एक्सपोर्ट कर दिया। index.js में मैंने इंपोर्ट करा, इसको हटाया। अच्छा, स्ट्रिंग मोड भी भले लगा रहने दें, हटा देंगे, मसला नहीं। और ये एरर आ गया। अच्छा, स्ट्रिंग मोड ना कुछ वार्निंग्स वगैरह के लिए होता है। क्या रिएक्ट में कुछ आपने मिस्टेक कर दी तो कंसोल में वार्निंग दिखाता है कि यार ये ऐसे नहीं, ऐसे करो। जैसे अभी मैं बताता हूँ कुछ चीज और इसके बारे में। ठीक है भाई, ऐप मैंने यहाँ पे दिया, या भले लगे रहे स्ट्रिंग मोड, अब फिर इसमें हम मसले करेंगे, बोले पता नहीं क्यों हटा दिया। ठीक है भाई, जैसा था वैसा कर दिया पूरे प्रोजेक्ट को मैंने। app.js में खाली मैंने ये करा कि देखें ये दोनों H1 मैंने अलग अलग करके रिटर्न करा दिए। अब इसमें देखिए राइट कलर का एरर भी आ रहा है, और ये एरर पढ़े ये क्या बोल रहा है, adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? क्या बोल रहा है? अच्छा, ये फ्रैगमेंट छोड़े, अभी फ्रैगमेंट क्या है इसको नहीं देख रहे, ये बाद में देखेंगे। ये बोल रहा है कि यार आप जो JSX रिटर्न करवा रहे हैं ना, उसका एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। मतलब अब मैंने दो H1 देने हैं तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक डिव के अंदर रखूंगा, तब जाके ये प्रॉपर JSX फॉर्मेट बनेगा। ठीक है, इसी तरह मैं दो डिव भी नहीं बना सकता अलग अलग। अगर मुझे दो डिव इस तरह बनाने हैं तो इनको भी मैं किसमें रखूंगा, एक ही डिव में रखूंगा। बात समझ में आ रही है भाई? तो हमेशा एक एलिमेंट यहाँ से रिटर्न होगा, एक से ज्यादा मल्टीपल करेंगे एरर आएगा। बात समझ में आ गई? तो कभी भी मल्टीपल अब नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मैं चाहता हूं मैं डिव यूज नहीं करना, मुझे डिव यूज नहीं करना, क्योंकि डिव का भी कोई ना कोई इम्पैक्ट होता है। वैसे होता तो नहीं है, आपको नहीं करना। तो एक रिएक्ट फ्रैगमेंट होता है, जो अभी एरर भी आ रहा था कि आप फ्रैगमेंट यूज कर लें। तो ठीक है भाई, अपडेट भी हो गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ डिव यूज नहीं करना, तो इस तरह रिएक्ट फ्रैगमेंट का एक ऑप्शन होता है कि हम एम्प्टी ब्रैकेट लगाएं, ओपनिंग और एम्प्टी इसको क्लोज कर दें, मतलब कोई एलिमेंट का नाम ना दें, तो इससे भी काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन डिव यूज कर लें कोई मसला नहीं है, इसमें कंफ्यूजन हो रही है तो अगर, लेकिन हमेशा रिटर्न के अंदर एक ही एलिमेंट रिटर्न होना चाहिए। डिव के अंदर चाहे जितने एलिमेंट आप भर दें, इस पे पूरी वेबसाइट आप बना दें, लेकिन एक डिव के अंदर होनी चाहिए। क्लियर है ये बात? अच्छा, अब मुझे एक हेडर बनाना है। हेडर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं SRC में आया, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ कंपोनेंट्स। ठीक है भाई, कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक फाइल बनाई header.js। अच्छा, कंपोनेंट्स का कोशिश करें फर्स्ट लेटर कैपिटल रखें, फाइल का भी नेम कैपिटल रखें। मैं यहाँ पे आया, मैंने फंक्शन बनाया, इसका नाम मैंने रख दिया हेडर। देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है। मैंने यहाँ पे रिटर्न करवा दी JSX, मैंने कहा div, और div में मैंने कहा H1, और इसमें मैंने बोल दिया भाई ये हेडर। अभी कोई स्टाइलिंग नहीं की, यहाँ से मैंने इसको कहा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर। ठीक है भाई, एक कंपोनेंट बनाया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया। app.js में आया, मैंने कहा इंपोर्ट हेडर फ्रॉम ./component/
हेडर, और हेडर को मैंने सबसे टॉप पे। अच्छा हेडर भी अब इस तरह नहीं होगा, कभी आपने नीचे डिव बनाया है, आप बोले सर ने सिर्फ डिव का कहा था, मैं हेडर यहाँ पे कर देता हूँ, ये भी नहीं चलेगा। हमेशा एक ही एलिमेंट इंपोर्ट होगा। तो हम हेडर को कहाँ पे लाएंगे, इस जगह पे। ठीक है भाई, मैंने रिलोड करा, टॉप पे हेडर आ गया। यस सर। इसी तरह एक फुटर का कंपोनेंट बनेगा, मैंने कहा फुटर डॉट जेएस। इस तरह हेडर को मैं पूरा कॉपी कर रहा हूँ, फुटर में पेस्ट करा, मैं इसका नाम चेंज कर दिया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर दिया फुटर। app.js में आया, मैंने कहा इंपोर्ट फुटर फ्रॉम ./component। अच्छा अगर पाथ गलत दे दें तो देखते हैं कौन सा एरर आता है। अगर कोई पाथ गलत दे दिया हो तो ये वाला एरर आता है। ये क्या बोल रहा है, मॉड्यूल नॉट फाउंड। किस फाइल में, app.js में। फाइल भी बता रहा है और एरर क्या है, मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो इसका, इस एरर का क्या मतलब है, क्या उसको फाइल नहीं मिल रही है, पाथ नहीं मिल रहा है। ये कब आता है कि जब हम गलत पाथ देते हैं। मैंने फुटर दिया और फुटर को मैंने इसके लास्ट में यूज कर लिया। हाँ नहीं कोई मसला नहीं, इसमें 100 कर लें, 150 कर लें, जितने कंपोनेंट बनाना है। अच्छा अब रिएक्ट का फायदा ये, अब ये तो ऐप का कंपोनेंट हो गया, अब मैं होम का बनाऊं, अबाउट का बनाऊं, कॉन्टेक्ट का बनाऊं, और सब में मुझे हेडर और फुटर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो बना हुआ है कंपोनेंट में उसी को सारे पेजेस के अंदर इंपोर्ट करूंगा, यूज कर लूंगा, इंपोर्ट करूंगा, यूज कर लूंगा। क्लियर है भाई, ये कंपोनेंट का फायदा होता है। अब मुझे बटन यूज करना है वेबसाइट में, मैं क्या करूंगा, बटन का एक कंपोनेंट बनाया, मैंने कहा फाइल, फाइल मैंने कहा बटन .js, यही मैंने फंक्शन कॉपी किया, इसका नाम मैंने रख दिया उसी में एक ही डिव बना हुआ था बटन, इसमें डिव नहीं, उसी में सब मुझे यहाँ पे रिटर्न कराना होगा बटन। एक मिनट, अब जहां जहां मैं बटन इंपोर्ट करूंगा वहां ये बटन आ जाएगा। मैं app.js में आया, मैंने कहा इंपोर्ट बटन, काम नहीं करते, काम इसमें जावास्क्रिप्ट से होता रहता है। रूट ये रहा। इसको इंस्टॉल कर लीजिए, इसमें से इसने नहीं तो अगर जी दिया मुझे। मैंने कंपोनेंट में गया, बटन में गया, अब मुझे हेलो वर्ल्ड के नीचे बटन चाहिए, तो मैंने कहा बटन आ गया भाई। मैं चाहता हूँ नीचे वाले में बटन चाहिए, बटन मुझे 2 बार चाहिए, 2 बार दे दिया, ऊपर भी आ गया, नीचे भी आ गया। जबकि कोड एक बार लिखा, यूज 2 बार कर लिया, 3 बार कर ले, 4 बार कर ले, 5 बार कर ले। अच्छा अब एक चीज बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है जो, अच्छा देखिए जब आप कंपोनेंट यूज कर रहे हैं ना, तो कंपोनेंट को इस तरह सेल्फ क्लोज भी कर सकते हैं और इसका ओपनिंग और क्लोजिंग भी बनाते हैं, तो भी कोई मसला नहीं है, सही, तो भी चल रहा है, मसला नहीं है। हाँ ये आगे देखेंगे, ठीक है। इसमें भी एक काफी चीजें, काफी क्वेश्चन आ रहे होंगे आपके ध्यान में, लेकिन अभी नहीं देख सकते, अभी इतना ज्यादा चीजें देखेंगे तो सारी सर के ऊपर से जाएंगी। अभी सिर्फ और सिर्फ देखिए, हमने सबसे पहला स्टेप लिया, रिएक्ट का इंट्रो पढ़ा, दूसरी क्लास में हमने और इंट्रो पढ़ा, क्या कहते हैं, सिंगल पेज क्या है, मल्टीपल पेज क्या है, फिर हमने CLI देखी कि पहले रिएक्ट क्या था, अब क्या हो गया, CLI से पूरा प्रोजेक्ट बना, फिर प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने फाइलों को समझा, फाइल समझने के बाद हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सीखने के बाद अब हमने कंपोनेंट बनाना सीखा, ठीक है। तो हर काम स्टेप बाय स्टेप। अच्छा थोड़ा सा मैं ये बता दूं, अब HTML में क्या है, ज्यादा चीजें देखी नहीं जाती। HTML में ना मैं आऊंगा, मैं यहाँ पे अगर इनपुट बना रहा हूँ ना, तो इनपुट टाइप में दूंगा टेक्स्ट, और इनपुट का ना मैं क्लोजिंग टैग अगर ना भी लगाऊं HTML में तो चल जाता है, जबकि रिएक्ट में नहीं चलता। रिएक्ट में देखिए JSX का एरर आ गया। रिएक्ट क्या बोलता है, जो प्रॉपर फॉर्मेट है, प्रॉपर स्टैंडर्ड है, उसी में चीजें चाहिए, जबकि इनपुट का प्रॉपर स्टैंडर्ड क्या है, ये है। HTML की अगर मैं बात करूं, HTML में इनपुट का प्रॉपर स्टैंडर्ड ना वो ये है, लेकिन हम HTML में जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन चल जाता है क्योंकि वो HTML है। रिएक्ट क्या बोलता है, अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो उसको सेल्फ क्लोज करो, अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है तो नहीं करो, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों है तो दोनों दो। अच्छा
इस तरह के कितने टैग हैं? अच्छा BR होता है, BR देखें एरर आ गया, नहीं चल रहा, तो BR को भी क्लोज करना लाजमी है, तो हम इस तरह दे देंगे। जबकि HTML में BR में ऐसे भी लिखूंगा तो चलेगा, ऐसा ही है भाई। तो BR को क्लोज करना लाजमी है। इसके अलावा और कौन से? IMG का सेल्फ क्लोज टैग है ये भी। HTML पढ़ी है ना अभी सबने, सेल्फ क्लोज क्या होते हैं और जिनका ओपनिंग क्लोजिंग क्या होता है। अच्छा और कौन कौन से? HR है, और भाई एंकर टैग सेल्फ क्लोज है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। और भाई जल्दी जल्दी बताएं। इनपुट हो गया, BR हो गया, इमेज हो गया, HR हो गया, और कोई है? समझ आ गया, चलो सही भाई। तो उम्मीद है ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा ये जो कंपोनेंट जो मैंने दूसरी फाइल में बनाया है, इसको मैं सेम फाइल में ही बना सकता हूँ। मैंने बटन यहाँ से हटा दिया, बटन कमिट कर दिया। अभी जो मैंने बटन यूज करा हुआ है ना, मैं इसी फाइल में भी बना सकता हूँ। मैंने कहा फंक्शन बटन और रिटर्न मैंने यहाँ पे कर दिया बटन क्लिक मी। तो इस फाइल में भी बना दूंगा तो चलेगा। देखें बटन आ रहा है, क्लियर है भाई, इसमें कोई मसला तो नहीं है। बेहतर ये होता है कि यार हर कंपोनेंट अलग अलग फाइल में बनाए ताकि कोड जो है साफ सुथरा हो, अच्छा हो। बोलो नहीं, कंपोनेंट एरो फंक्शन से नहीं बनता, कंपोनेंट एरो फंक्शन से नहीं बनता। कंपोनेंट को इसी फंक्शन से बनाना होगा। कंपोनेंट के अंदर जब हम फंक्शंस यूज करेंगे ना, कोई एपीआई कॉल करनी है, कोई भी फंक्शनैलिटी कॉल करनी है, तो उसमें एरो फंक्शन चलते हैं। लेकिन कंपोनेंट जैसे मैंने ये बनाया हुआ है ना नॉर्मल फंक्शन से, ये ऐसे से बनता है। अच्छा एरो फंक्शन से भी बन जाता है, लेकिन वो कौन सा कंपोनेंट होता है जिसमें सिर्फ थोड़ी सी यूआई दिखानी हो और उसमें कोई दूसरा फंक्शनैलिटी वगैरह का काम हो। हाँ अभी हमने ये नॉर्मल पढ़ा है, टाइम हमारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंपोनेंट और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे, किस किस तरीके से कंपोनेंट बना सकते हैं, कंपोनेंट कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। ठीक है भाई, तो ये चीजें जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अच्छा टास्क सुन ले, ज्यादा लोगों ने नहीं करा वाला टास्क, मैंने आपको बोला था कि यार सारी चीजें जो है ना रेट में लिख के लानी है।